गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं निखिल और सीरीज नंबर 3 के लेक्चर नंबर 29 में आप सबका स्वागत है। देखते देखते हमारी जर्नी लेक्चर नंबर 29 तक आ गई दोस्तों। अब बस आज का लेक्चर और कल का लेक्चर और हमारी सीरीज 3 कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरीज नंबर 4 और न्यू करंट अफेयर सीरीज मंडे से शुरू हो रही है। इसीलिए मंडे से सुबह 8 बजे का टाइम आप लॉक करके रख लीजिए। रोज सुबह 8 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में शानदार लेक्चर मिलने वाला है और 45 मिनट्स का हर सेशन ये होगा। राइट, तो पर सेशन विल बी ऑफ 45 मिनट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो ये टाइम और ये डेट लॉक करके रख लीजिए और यहां से आपको करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज मिलने वाली है। मैंने पहली सीरीज में ऑलरेडी बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी अभी अभी शुरू की है उनकी काफी हेल्प करने की कोशिश की और आगे भी मेरी अगली सीरीज में भी जो बिगिनर्स हैं उन पर भी खास ध्यान रहेगा और साथ ही साथ जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त कोई एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, स्पेशल अटेंशन टू दोज स्टूडेंट्स आल्सो। ये वाली नई वाली सीरीज कंप्रिहेंसिव है, इसमें बहुत सी नई चीजें भी हमने ऐड की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी ये सीरीज और आपका उतना ही अच्छा सपोर्ट उसमें मिलेगा। तो फिर से रिमाइंड करा दो, मंडे सुबह 8 बजे से रोज 45 मिनट का सेशन शुरू होने जा रहा है न्यू करंट अफेयर सीरीज। ऑलराइट दोस्तों, आज की शीट में हमारे पास बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसीलिए आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ अच्छी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। ये है कुछ स्टूडेंट्स जो लगातार ज्ञानबाजी पर बने हुए हैं, कमेंट्स में अपने आंसर्स हमारे साथ शेयर करते हैं और इतना ही नहीं, सीरीज को काफी सपोर्ट इन स्टूडेंट से मिलता है, इनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से मिलता है। So a special thanks to Vaishali Shinde, Sonali Kale, Akshay Patil, Vidya Bhoge and Rakesh Ganeshkar. Right? So I wish you all the best for your very bright future और current affairs को लेकर ऐसे ही अपना seriousness बनाए रखिए। I am very sure आने वाले दिन में आपको current affairs का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानबाजी is going to help you in every exam as far as current affair is concerned. All right? तो चलिए दोस्तों, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का काम। आपको मैं बता दूं, आज की शीट काफी इंपॉर्टेंट है और आज की शीट में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, तो कुछ भी मिस मत करना और आज मैं जितनी भी बातें बताऊंगा उन सबको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली नोट करते चले जाना। खबरदार, आज के सेशन में आपने बीच में किसी बात को स्किप कर लिया या फिर आधा सुना आधा पॉज कर दिया और फिर बाद में देखेंगे, ये सब कोई नौटंकी करना ही मत। एक एंड में पूरा का पूरा सेशन आप देखने की आदत डालो। सेशन को प्रभावशाली बनाना है तो आपको एंड टू एंड देखना चाहिए। शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीजें देख लो, हर एक बात आपको समझ में आने लगेगी, तब सेशन बहुत इफेक्टिव होगा। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी राफेल जेट्स आर बीइंग फ्लोन इनटू इंडिया फ्रॉम फ्रांस? फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स कितने भारत के लिए लाए गए? सही जवाब 4, 5, 3 और 6 चार ऑप्शन है, सबको पता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5। अब आपको ये तो पता ही होगा कि राफेल जेट जो हैं वो अंबाला वाले कैंटोनमेंट में लाए गए हैं। राइट, अंबाला में लाए गए हैं। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जो लोगों ने शूट किए हैं, हर किसी के व्हाट्सएप पे आजकल बहुत घूम रहे हैं। राइट, राफेल से जुड़ी हुई एक दो बातें आपको मैं बता देता हूं, ये इंटरव्यू में खूब काम आएंगी आपको। राफेल का दूसरा नाम है गस्ट ऑफ विंड। राइट, और एक और नाम है इसका बर्स्ट ऑफ फायर। बर्स्ट ऑफ फायर। राइट, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राफेल। उसके बाद राफेल का प्रोडक्शन किसने किया? कौन सी कंपनी है जो राफेल बनाती है? राहुल गांधी ने जिस कंपनी का नाम लिया था और कहा था कि इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप है अनिल अंबानी की कंपनी की, कंपनी का नाम है दासॉल्ट। ओके, नाम याद रहेगा आपको, दासॉल्ट। और ये जो राफेल प्लेन है ये एक्चुअली में ओमनी रोल वाला प्लेन है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। प्लेन प्लेन नहीं बोलना चाहिए, फाइटर जेट बोलना चाहिए।
ये एक ओमनी रोल है। ओमनी रोल का मतलब ही होता है मल्टीपल रोल निभाने वाला। ओमनी जिसमें मतलब संसार की सारी चीजें समाई हुई है, और ओमनी रोल का मतलब हो गया जो सब चीजें कर सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, और ये एक अटैक फाइटर जेट प्लेन है। भारतीय एयरक्राफ्ट को इससे बहुत बहुत एयरफोर्स को इससे बहुत ताकत मिलेगी, और कुल मिलाकर ऐसे 36 फाइटर जेट्स हम फ्रांस से खरीदने वाले हैं। 5 आ गए हैं, आने वाले दिन में और आते रहेंगे। राफेल जेट के ऊपर मेरा एक खास सेशन आज या एट द मैक्स कल तक रिलीज हो जाएगा, जरूर देखिएगा, बहुत शानदार डिटेल्स उसमें आपको मिलेंगी। राइट, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। पहले का आंसर आ गया 5। Which ministry has launched a mobile app called मौसम? इनमें से कौन से मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है मौसम नाम की? 4 ऑप्शन है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री। होम और हेल्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि मौसम का मतलब ही ये होता है कि हमारा जो पर्यावरण है और वेदर फोरकास्ट है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। एक्चुअली में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री को ही पर्यावरण मंत्रालय भी कहा गया है। राइट, अब इससे जुड़ी हुई एक दो बातें आप जरूर याद रखना। अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म है MOES। ठीक से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, बड़ा M छोटा OES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्टर साहब का नाम क्या है? हर्षवर्धन। ये नाम याद रखना। इन्होंने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था दिल्ली से एक जमाने में, बीजेपी के हैं ये, हर्षवर्धन। राइट, हाँ। और इस मोबाइल ऐप से टोटल कितनी सिटीज का मौसम हमको पता चलेगा? 450 सिटीज। राइट, तो ये काफी कारगर ऐप होगी, 450 सिटीज का मौसम हमको बताएगी। और एक बात और, ये जो ऐप है ये IMD द्वारा डेवलप की गई है। किसके द्वारा? IMD, इंडियन मीटरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आधे से ज्यादा बच्चे बिल्कुल सरदर्द पालेंगे ही नहीं जो मैंने M का फुल फॉर्म बताया, लेकिन ये गलत है। आपको ये सब छोटी छोटी चीजों का डिटेल बिल्कुल पता होना चाहिए, अदरवाइज इंटरव्यू में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इंडियन मीटरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओके, भारतीय मौसम विभाग, ये याद रखना। ऑल राइट, यहाँ तक सब समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंडिया सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ईयर ओल्ड काली टेम्पल इन विच नेशन? भारत ने 300 वर्ष पुराने काली माता के मंदिर के कंस्ट्रक्शन को अभी सपोर्ट किया है, और इनफैक्ट उसके लिए कुछ 1 करोड़ की राशि भी दी है। तो ये कौन से देश में किया है हमने? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? आपको ताज्जुब होगा, ये हमने किया है बांग्लादेश के लिए। राइट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अब आपको मैं पूरी कहानी बता देता हूं कि दरअसल ये हुआ क्या है। ध्यान से सुनना और एक एक बात को समझना। समझने और सुनने में भरोसा रखिए, ये आपको एक दिन नौकरी लगवाएगा। भारत की असल में एक हाई कमिश्नर है जिनका नाम है रिया गांगुली, सॉरी रीवा गांगुली है, रिया नहीं, इसको कट करते हैं, रीवा गांगुली। और रीवा गांगुली दास, ये उनका पूरा नाम है। ये हाई कमिश्नर है, ये भारत की हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के लिए। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि अब वहां पर मंदिर बनना शुरू हो गया है। तो एक्चुअली में मंदिर का नाम है श्री जॉय काली मातर टेम्पल। राइट, ये है मंदिर का नाम, और ये 300 साल पुराना मंदिर है। तो एक्चुअली में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसको बचाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि हिंदू संस्कृति और कल्चर बनाया जा सके, संभाल कर रखा जा सके। और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश की सरकार को 1.33 करोड़ का BDT दिया है। अब आप जरा मुझे अक्ल लगा के बताओ, BDT का मतलब क्या होता है? मैं बताऊं आपको, बांग्लादेशी टका। राइट, वहां की करेंसी है ना टका। राइट, तो आपको 1.33 करोड़ का टका दिया गया है बांग्लादेशियों को ये मंदिर बनाने के लिए। और ये मंदिर वहां के एक स्थान पे जिसका नाम है नाटोर, NATORE, वहां पर बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई, हिंदू संरक्षण के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। आगे बढ़े,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंडर WHO एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ $1 मिलियन टू विच कंट्री? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन उनके एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी, तो टीबी को मिटाने वाले कार्यक्रम के तहत भारत ने $1 मिलियन की दवाइयां कौन से देश को पहुंचाई हैं? चार ऑप्शन है, मलेशिया, सिंगापुर, जापान या नॉर्थ कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ कोरिया। हाँ भाई, चाइना से लगा हुआ है कोरिया, लेकिन 1950 में हो गए थे झगड़े। ये इधर है चाइना, चाइना से लगा हुआ कोरिया, लेकिन 1950 में झगड़े के बाद बंटवारा हो गया, ऊपर आ गया नॉर्थ कोरिया, नीचे आ गया साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक अच्छा डेमोक्रेटिक, लिबरल और काफी तरक्कीशील देश है, जबकि नॉर्थ कोरिया एक राजा के अंडर है और वहां पर खानदानी राज चलता है। अपने आप में तानाशाही के लिए बहुत बदनाम है नॉर्थ कोरिया। तो यहाँ पर जीवन स्तर भी बहुत बेकार है, बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, और राजा अपनी मनमानियों के वजह से काफी बदनाम है दुनिया भर में। तो उस नॉर्थ कोरिया में दवाइयों की किल्लत और मेडिकल फैसिलिटी ना होने के वजह से लाखों की तादाद में लोगों को मोतियाबिंद भी होता है और टीबी भी होता है। टीबी एक ऐसी बीमारी जिससे कई साल पहले मानव जाति बाहर निकल चुकी है, वो बीमारियां अभी भी वहां पर फंसी पड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली उसमें से निकलने के लिए नॉर्थ कोरिया को हमने $1 मिलियन की मदद की है, राइट। हाँ भाई, WHO के एक आंकड़े के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में 1.31 लाख लोगों को साल 2017 में टीबी हुआ था। कैन यू इमेजिन, ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों को टीबी हो गया था। ये एक प्रॉब्लम है वहां पर। नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड 2-3 जानकारियां और आप याद रखिए। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, प्योंगयांग, राइट। ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, स्पेलिंग ठीक से देखना, गड़बड़ मत कर देना। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वन, ओके, WON, वोन या वन आप कुछ भी कह सकते हैं, और यही करेंसी साउथ कोरिया की भी है, सेम है ये, राइट। और नॉर्थ कोरिया के राजा का नाम है, वहां के जो सुप्रीम लीडर है राजा, सबको पता है उनका नाम, किम जोंग उन। ये उसकी सही स्पेलिंग है, किम जोंग उन, राइट। ये याद रहेगा आपको। ऑल राइट, तो दीज आर द कंडीशंस इन नॉर्थ कोरिया एज ऑफ नाउ। ओके, तानाशाही में पूरी तरह से बर्बाद, मिसाइल बनाने में काफी बिजी, लोगों के जीवन स्तर के बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन पर। एज पर आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक में राइज टू डैश बाय मार्च 2021। सबसे पहले तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, राइट। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 तक बैंकों का एनपीए किस हद तक बढ़ चुका होगा? 6.25%, 14.75%, 8.5% या 12.5%? द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, 12.5%, राइट। अब एक लाइन में जो मैं बता रहा हूं वो वैसे का वैसा सुनना और जिंदगी भर मेरी बोली हुई बात को भूलना मत। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और हर बार की तरह कंसेप्ट को समझने में विश्वास रखो, सिर्फ फुल फॉर्म नहीं। इसका साफ मतलब ये हो गया कि बैंक जब किसी कस्टमर को 100 रुपए का लोन देती होगी, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100 रुपए का लोन देती होगी, तो बैंक के लिए ये 100 रुपए का लोन एक एसेट होता है, क्योंकि ये 100 रुपए बैंक को उससे ज्यादा 110, 115 कुछ तो कमा के देगा, क्योंकि ये आदमी ब्याज के साथ ये वापस करेगा ना, राइट। लेकिन जब ये व्यक्ति ये 100 रुपए की रकम वापस नहीं करता या देता भी है तो आधी अधूरी रकम दे रहा है, पूरी रकम नहीं दे रहा है, तो बैंक को होने वाले नुकसान को एनपीए ऐसा कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 2 महीने तक बैंक इंतजार करती है कि आदमी पैसे लेकर आए, तीसरे महीने का भी मौका उसको दे दिया जाता है, लेकिन तब भी अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो बैंक उसको एनपीए कैटेगरी में डाल देती है। आप जानते हैं भारत में इस वक्त जितने सरकारी बैंक है जिनको हम पीएसबीज कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक,
और जितने प्राइवेट बैंक हैं सबको मिला दे तो इस वक्त भारत सरकार के सारे बैंक और प्राइवेट बैंक को मिला ले तो 12.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए जमा होने जाएगा। 2022 तक ये इतना अमाउंट हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? ये पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का 8% हो जाएगा अगर हमने इस पे कोई रोकथाम नहीं लगाई तो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। ओके, कभी इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन आई एम श्योर आपको एटलीस्ट बेसिक बातें समझ में आई होंगी। किसी इंटरव्यूअर ने अगर पकड़ लिया तो प्लीज भैया शर्मिंदा मत कर देना, अच्छे से बताना जो जो बातें मैंने आपको बताई। चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। Who has been honored with the Legend of Animation Award 2020? एनिमेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ओवी विजयन, अर्नब चौधरी, आर के लक्ष्मण या सुधीर धर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्नब चौधरी। ऑलराइट, अर्नब चौधरी को एक्चुअली में ये अवार्ड मिला है पोस्थुमसली। ओके, अब पोस्थुमसली का मतलब बता दो जरा, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मरणोपरांत। ओके, एक्चुअली में इनकी पिछले ही वर्ष मृत्यु हो चुकी है 25 दिसंबर 2019 को, और उसके बाद अब इनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है। आप जानते हैं इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, ओके, ये मूवी का एनिमेशन इन्होंने किया था और ये एनिमेशन की दुनिया में भारत में बहुत बड़े लेजेंडरी इंसान रहे, इसीलिए उनके इस काम को सम्मान देते हुए अर्नब चौधरी साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है। वंस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसके आने की संभावना है। याद रहेगा आपको, तिरुवनंतपुरम में ये अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, केरला में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। The Indian Institute of Remote Sensing IIRS is located in which city? IIRS का लोकेशन क्या है? I mean लोकेशन का मतलब कौन से सिटी में वो लोकेटेड है? शिमला, बेंगलुरु, शिलोंग या देहरादून? ये एक्चुअली में लोकेटेड है देहरादून में। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। कहाँ है भैया देहरादून? झारखंड में है क्या कि उत्तर प्रदेश में है? अरे भाई देहरादून है उत्तराखंड में, ना झारखंड में ना उत्तर प्रदेश में। राइट, इट इज इन उत्तराखंड। ओके, हाँ भाई, वहां से तिब्बत तिब्बत वाला जो रास्ता है ना काफी पास में है। हाँ, अब एक बात बिल्कुल याद रखना, IIRS जो है इट इज एफिलिएटेड टू इसरो। राइट, इसको प्लीज भूलना मत, ये इसरो का ही एक डिपार्टमेंट है, इसरो का ही एक विंग है। तो आईआईआरएस भी इसरो के अंडर आता है और इसीलिए आईआईआरएस के चेयरमैन कौन होंगे? के सिवन साहब ही होंगे, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। राइट, ये बात याद रहेगी आपको, इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, उससे पहले आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी। फिर से एक बार आपको याद दिला दें कि मंडे 3 अगस्त से न केवल हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है, बल्कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी शुरू होने जा रहा है। इसका टाइमिंग रहेगा दोपहर को 12 बजे। राइट, अब इसको लेकर प्लीज डिसअपॉइंट मत होना और इसको लेकर प्लीज गुस्सा भी मत करना। भैया मैंने पोल कराया था और उस पोल में आप लोगों के जितने जवाब आए हैं उसके हिसाब से ये 12 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। ये आप ही का सजेस्ट किया हुआ टाइम है और सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दिन के किसी भी एक वक्त पर पूरा का पूरा सेशन इत्मीनान से पॉज कर करके देखिए और शानदार नोट्स बनाइए। इसमें मैं आपको जीके भी सिखाऊंगा, अच्छी रीडिंग भी करवा दूंगा और साथ ही साथ वोकैबुलरी में भी पूरी मदद करूंगा। कुल मिला के ऐसे 21 सेशंस में देने वाला हूं। 3 हफ्ते तक लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, इसीलिए इसका पूरा 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 बेनिफिट उठाइएगा। तो 12 बजे 3 अगस्त से 2020 से ये शुरू होने जा रहा है और उसी दिन सवेरे 8 बजे डेली करंट अफेयर्स भी शुरू होगा। ओके, नई सीरीज के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। Recently, Parth Pratim Sen Gupta was appointed as the new managing director and chief executive officer of which bank? पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता को अभी अभी कौन से बैंक का नया सीएमडी बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इंडियन ओवरसीज बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। एक्चुअली में इंडियन ओवरसीज बैंक में
कर्नम शेखर साहब थे, इनका नाम आपने सुना है या नहीं? कर्नम शेखर, ओके, शेखर नहीं शेखर, ये थे। और अभी अभी ये गए हैं और इनके जगह पर आए हैं 24 जुलाई से पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता के ऊपर एक बात मैं प्राउडली बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये आदमी 1987 में एसबीआई ज्वाइन कर चुका था एज अ पीओ, ओके। और आज 30 साल बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। हालांकि ये एसबीआई में भी बहुत अच्छी पोजीशन पर थे और एसबीआई में मतलब अभी आखिरी के दिनों में ये चीफ क्रेडिट ऑफिसर वगैरह भी रह चुके थे, लेकिन उसके बाद अब ये सीएमडी बन चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। तो भाई आप जैसे होनहार प्रतिभावान जितने विद्यार्थी हैं जो एसबीआई पीओ को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए आने वाले दिन में कैन यू इमेजिन आपके लिए कितना बड़ा करियर वेट कर रहा है। आप एक दिन किसी बैंक के सीएमडी तक बन सकते हैं अगर आप ईमानदारी से जॉब करते हैं और सीखते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो। और सीखने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको अपडेट रहना चाहिए, और अपडेट रहने के लिए जरूरी है कि आपको निखिल सर का सेशन देखते रहना चाहिए। तो देख लो भैया, सीढ़ी तो हमने बता दी, अब तैयारी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Recently, Sripali Virakodi has announced his retirement from international cricket. She is related to which country? ये एक महिला खिलाड़ी है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अभी अभी घोषित किया है। तो ये कौन से देश से रही हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया। अरे भैया, नाम सुन के तो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की हो सकती है। केवल हमारे पास जो एक पॉसिबल ऑप्शन है वो श्रीलंका या इंडिया है, जिसमें भी स्ट्रांगली लग रहा है कि श्रीलंका होगा। मैं चलता हूं श्रीलंका के साथ। लेट अस सी। यस, द राइट आंसर इज श्रीलंका। राइट। तो कभी कभी हमारी ये गेसिंग भी काफी पावरफुली काम करती है आंसर लाने के लिए। केबीसी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता, वो भी 10,000 के लिए या 50,000 के लिए, तो पक्का इनाम जीत जाते। क्वेश्चन नंबर 10। India Ideas Summit 2020 was organized by USIBC recently to mark dash formation anniversary of the organization. इंडिया आइडिया समिट 2020 जो यूएसआईबीसी द्वारा रखा गया है, वो उनकी कौन से नंबर की कितवी वर्षगांठ मनाने के लिए रखा गया है? चार ऑप्शन है, 55, 30, 45 या 50। सही जवाब है 45वीं वर्षगांठ, यानी कि 45th एनिवर्सरी। ओके। अब आपको यूएसआईबीसी का फुल फॉर्म बता देता हूं, बहुत आसान है और जिंदगी भर भूलना मत। यूएस का मतलब है अमेरिका, यूएसए वाला यूएस, और आई का मतलब है इंडिया, और बी का मतलब है बिजनेस, और सी का मतलब है काउंसिल। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। ओके। ये दोनों देशों के बीच में व्यापार संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया गया एक काउंसिल है। राइट, याद रहेगा। यूएसआईबीसी का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो एक आध दिन सवाल इसके ऊपर भी आ जाएगा। और इसमें एक चेयरमैन है, वो चेयरमैन भारत की है, उनका नाम भी याद रखिएगा, निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई बिस्वाल, ये इस तरह का नाम है इनका। ये नाम भी आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। When is the National Broadcasting Day celebrated in India? भारत में ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 23 जुलाई, 21 जुलाई, 24 या 27 जुलाई। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23 जुलाई। ऑलराइट। हाँ, ब्रॉडकास्टिंग डे इसका मतलब होता है प्रसारण दिवस। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण। ओके। आपने दूरदर्शन में ये वर्ड सुना होगा, सूचना एवं प्रसारण, यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। राइट। और भारत में आई एंड बी मिनिस्ट्री के नाम से ये फेमस है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। तो भारत के आई एंड बी मिनिस्टर कौन है भैया? मंत्रालय किसके पास है इस वक्त? रवि शंकर प्रसाद, इनके पास है ये मंत्रालय। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, किसी दिन इनका नाम आपको पूछ लेंगे एग्जाम में। राइट। रविशंकर प्रसाद इज द आई एंड बी मिनिस्टर। आपको एक मजेदार बात बताऊं, इसमें बोर तो नहीं हो जाओगे? जब इमरजेंसी चालू थी ना भारत में 1975 से लेकर 1977 तक, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, उन दिनों भारत में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हुआ करते थे।
और संजय गांधी को खुश करने के लिए हर मंत्री उनकी सेवा में लगा रहता था। संजय गांधी ने उस जमाने में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल साहब को बोल दिया था कि दूरदर्शन की शाम की 8:30 बजे की न्यूज यानी बुलेटिन को डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दिखाया जाएगा, वो न्यूज को पहले मैं देखूंगा, यानी संजय साहब खुद देखेंगे और अगर उनको सही लगा तो ही वो पब्लिक को दिखाई जाएगी। कैन यू इमेजिन द दादागिरी ड्यूरिंग दोज डेज। अब इंदर कुमार गुजराल साहब ने बोला कि सर ये पॉसिबल नहीं है, वो न्यूज मैं भी नहीं देख सकता, वो डायरेक्टली पब्लिक को दिखाई जाती है, ये डेमोक्रेसी है। संजय गांधी साहब ने सुना ही नहीं और इंदर कुमार गुजराल साहब को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ऑलराइट, तो इस तरह के कारनामे इमरजेंसी के दौरान हुए हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की बात चली तो मुझे ये बात याद आई, आप याद रखिएगा, कभी आपको उदाहरण देने के लिए काम आ जाएगा। सही जवाब है 23 जुलाई। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। According to the recent Union Budget 2020-21, what is the disinvestment target of the Indian government for 2020-21? 2020-21 के लिए भारत सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, 1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ या 1.3 लाख करोड़। पहले आंसर बता देता हूं, 1.2 लाख करोड़। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर मैं एक बात से बहुत नाराज रहता हूं, बच्चे क्या करते हैं, आंसर रट्टा मारने के अलावा कुछ भी नहीं करते। भाई आप इस बात को आज समझ लीजिए कि आंसर रट्टा मारने वाला अगर शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो भी गया तब भी वो लॉन्ग टर्म में आगे जाके गिरने ही वाला है, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। अब अगर मान लो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं मालूम, तो टाए टाए फेस टोटल फ्लॉप शो है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ओके, और जितने नए विद्यार्थी डिसइन्वेस्टमेंट समझना चाहते हैं, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूं, देख लीजिए। सरकार के पास बहुत सी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी जमीनें होती है नहीं होती है, सरकार के नाम पर तो ये सब होता ही है। अब हर एक चीज सरकार को इसमें से प्रॉफिट देती है क्या? नो। सरकार की ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि सरकार संभाल रही है, पाल रही है, पोस रही है, लेकिन है पूरी की पूरी खोखली भंगार। जैसे कि बीएसएनएल की बात करें, बीएसएनएल सरकार को प्रॉफिट नहीं देता। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया तो कौड़ियों के भाव में बिक जाएगा भैया, एयर इंडिया चलता नहीं है और उसको कोई खरीदने वाला खरीदार भी मिल नहीं रहा है। तो इस तरह की सरकारी कंपनियां हैं जो घाटे में चलती हैं। सरकार क्या करती है कि उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच बेच कर अपना घाटा दिन ब दिन और साल दर साल कम करती है। तो जब भी सरकार कोई चीज बेचने के लिए निकालती है, त्याला म्हणता डिसइन्वेस्टमेंट। ये समझ में आया या नहीं? उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो 2020-21 में सरकार कितने रुपए की चीजें डिसइन्वेस्ट करने वाली है? 1.2 लाख करोड़ रुपए की। राइट, इससे सरकार को अपना नुकसान ठीक करने में, नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। When will the ICC Super League 2020 going to begin? अरे when will का क्या मतलब है यार, कल रात को ऑलरेडी मैच चालू था। तो सही जवाब है 30 जुलाई। बातों बातों में ही मैंने आंसर बता दिया। आज की 31 तारीख है, 30 जुलाई को ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब क्या है जरा समझ लो। 2023 में होने वाला है वर्ल्ड कप, सबको पता है ना। 2019 में हुआ था तो अब 23 में होगा, 4 साल में एक बार होता है। अब उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं और उस क्वालिफाइंग मैचेस में इस बार 12+1 13 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 12 टीम जो रेगुलर आईसीसी की है वो, और 13वीं एक नेदरलैंड्स, वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है। और इन सब के बीच में अभी जुलाई से लेकर मार्च 2022 तक 156 मैचेस होने वाले हैं अलग अलग समय पे, और इससे क्वालिफाइंग टीम्स तैयार हो जाएंगी और 2023 का वर्ल्ड कप कराया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कल ही हुई है, इसलिए सही जवाब है 30 जुलाई। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछूं कि आपको बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, इस बार के आईसीसी सुपर लीग 2020 में बॉलर्स के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। बॉलर्स के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है।
मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब मुझे बताएं कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी बॉलर्स के लिए यूज की गई है। दो चार सवालों के बाद मैं इसका जवाब बताऊंगा, तब तक आप बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा निखिल सर क्या पूछ रहे हैं और आंसर देने की कोशिश करिएगा। एंड गर्ल्स, आप लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लोगे बेटा तो याद रखना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। आपको बैट और बल्ला उठा के खेलने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी में स्पोर्ट्स पे पूरा ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इससे आप बच नहीं सकते। Which states government governor has called for a special assembly session? कौन से राज्य के गवर्नर साहब ने, राज्यपाल साहब ने एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और दिल्ली। जरा कॉमन सेंस लगाओ, इन चारों में से कौन से राज्य में अभी इमरजेंसी की परिस्थिति चल रही है, सरकार डामाडोल वाली परिस्थिति कहाँ चल रही है? किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा इसका सही जवाब क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट साहब की बगावत के बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में गहमा गहमी चल रही है, और उसी समय कालराज मिश्रा जो कि गवर्नर है, उन्होंने 14 अगस्त से नया असेंबली सेशन शुरुआत करने की बात कर दी है। तो गवर्नर कौन है राजस्थान के? कालराज मिश्रा। और नया सेशन कब से शुरू करने जा रहे हैं? 14 अगस्त से। अब आप बोलेंगे अरे सर कोरोना, कोरोना का क्या करने वाले हैं ये लोग? कोरोना, एक दूसरे के गले मिलेंगे, एक दूसरे को कुर्सियां फेंक के मारेंगे तो कोरोना हो जाएगा। गवर्नर साहब ने आश्वासन दिलाया है कि भाई हम कोरोना की पूरी गाइडलाइंस के साथ सेशन शुरू करने जा रहे हैं। करिए भैया, बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते ही है कि पार्लियामेंट और पब्लिक का पैसा बर्बाद ना किया जाए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। Which country's consulate in Chengdu city of China has been closed? लीजिए भैया, आज एक से बढ़कर एक सवाल आए हैं हमारे सामने। चार ऑप्शन है, रशिया, जापान, इंडिया और यूएसए। क्या लगता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। अब एक लाइन में समझ लेना और इसके पीछे कोई माथा पच्ची मत करना। देखो भाई, एक तरफ है अमेरिका, राइट, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों वाला देश, ये रहा अमेरिका। और दूसरी तरफ है इधर एक और बहुत बड़ा विशाल देश, चाइना, राइट। अब हुआ ये है कि दोनों देशों में मित्रता और दोस्ती और बिजनेस टर्म्स को लेकर इन दोनों ने एक दूसरे के देशों में कॉन्स्युलेट बना के रखे हैं। कॉन्स्युलेट एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक दूसरे देशों के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए कॉन्सुलेट बना दिया जाता है। तो चाइना ने अपना कॉन्सुलेट बनाया था अमेरिका में, ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन नाम की एक जगह है, वहां पर बनाया था। ये मैं स्पेलिंग लिख देता हूं ह्यूस्टन की, राइट। और यूएसए ने अपना एक कॉन्सुलेट बनाया था चाइना में, चेंगडू में। ओके, अब नाम से लगता है साउथ की कोई सिटी है, लेकिन एक्चुअली में ये उधर है, चाइना में। तो हुआ ये है कि इन दोनों के बीच में हो गए हैं झगड़े। ओके, अमेरिका का कहना है कि इन नालायकों ने कोरोना वायरस हमारे यहाँ फैलाया है और पूरे दुनिया में फैलाया है, और इस बात की इन लोगों को कोई भी फिक्र नहीं है, बदतमीज बहुत है ये लोग। हाँ, तो ठीक है भैया। तो हुआ ये कि चाइना ने अपना अमेरिका ने ह्यूस्टन वाले दफ्तर को बंद करने की बात कर दी, और चाइना ने ह्यूस्टन वाला अपना दफ्तर बंद कर दिया। तो अमेरिका ने भी चेंगडू वाला अपना दफ्तर बंद कर दिया है, राइट। और दोनों ने ये बोल दिया है कि ये दफ्तरों के थ्रू सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे फालतू की जासूसियां चालू है, तो बंद करो, चलो खत्म करो, कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1985 में शुरू किया गया था, लेकिन अब जाके सब कुछ बंद करा दिया गया है। बात समझ में आ गई कि आपको? इतनी सिंपल चीज है ये। ऑलराइट, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सीआरपीएफ रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर से सुनो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और लड़कियों ये सब लिख के रखो, मेरी बात मानो। बॉयज थोड़ा बहुत एक्सपोजर में रहते हैं, उनको बातें मालूम रहती है, लेकिन अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो उनका रेजिंग डे कब रहता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 या 27 जुलाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 27 जुलाई। ऑलराइट, हाँ। अब एक बात मैं यहाँ पर और आपको बता दूं, पुलिस फोर्स जो होती है, किसी भी राज्य की पुलिस फोर्स जो होती है, वो पुलिस कौन से सरकार के थ्रू आती है? सेंट्रल या स्टेट? वो आती है राज्य सरकार के अंडर, राइट। ये एक्चुअली में यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दो होती है ना, तो ये भैया स्टेट लिस्ट यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। तो पुलिस जो होगी, हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, और पुलिस के ऊपर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का होता है।
लेकिन इसके साथ ही साथ अपने देश की एक पुलिस है, उस देश की पुलिस को बोला जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, राइट। तो ये एक मजबूत पुलिस है और ये बड़े बड़े कारनामों में, बड़े बड़े कामों में सरकार के लिए काम आती है। सीआरपीएफ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आपको बता देना बहुत जरूरी समझता हूं मैं। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर याद रखो न्यू दिल्ली में है। और सीआरपीएफ क्योंकि देश की पुलिस है, किसी राज्य की नहीं, इसीलिए सीआरपीएफ को मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर कंसिडर किया जाता है, ये गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, राइट। और तीसरी सबसे बड़ी बात, सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, ये इनका मोटो माना जाएगा, यानी ध्येय वाक्य, राइट, सेवा और निष्ठा, याद रहेगा। हाँ, और सीआरपीएफ की किसी एक सब्सिडरी का नाम बता सकते हो क्या आप? मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक सब्सिडरी है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, ये उसकी एक सब्सिडरी का नाम है। ऑलराइट, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ू मैं, चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेम द इंडियन ओरिजिन सिंगापुर नर्स हु हैज गॉट द प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर कोविड सर्विसेज। भारतीय मूल की उस नर्स का नाम बताइए जिन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है फॉर कोविड सर्विसेज। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कला नारायण स्वामी, राइट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कला नारायण स्वामी। ऑलराइट, ये याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 तक आ गए हैं और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था कि बॉलर्स के लिए इस बार आईसीसी सुपर लीग में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है। याद आया ना, 4 क्वेश्चन पहले मैंने ये सवाल पूछा था। लीजिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। उस न्यू टेक्नोलॉजी का नाम है फ्रंट फुट नो बॉल, फ्रंट फुट नो बॉल। अब जितने क्रिकेट प्रेमी हैं वो बोलेंगे सर ये क्या बकवास मार रहे हो आप, फ्रंट फुट नो बॉल ये तो हमको भी मालूम है। अरे भाई, फ्रंट फुट नो बॉल के लिए अब टेक्नोलॉजी के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। जो मैदान में खड़ा हुआ एम्पायर है वो अगर नहीं भी देखेगा तब भी थर्ड एम्पायर ही खुद उसको बता देगा कि भाई ये नो बॉल है। तो तूने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरे को बता रहे हैं कि ये नो बॉल है, नो बॉल डिक्लेयर कर दे। अभी तक क्या होता था, फ्रंट फुट नो बॉल देखने का काम किसका रहता था, खुद एम्पायर का, जो फील्ड एम्पायर है उसका। लेकिन अब से ये थर्ड एम्पायर के अंडर आ चुका है, ये एक नई टेक्नोलॉजी इन लोगों ने यहां से शुरू कर दी है। तो आने वाले दिन में आपको इस तरह का एक बदलाव एक्चुअल क्रिकेट ओडीआई मैचेस में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनररी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमेटी फॉर द ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सीसीआई यंग लीडर्स। काफी लंबा सवाल है भाई। तो ब्रिक्स की जो कमेटी है उसके लिए सीसीआई की तरफ से जो व्यक्ति अपॉइंट हुए हैं एज एन एडवाइजर, उनका नाम क्या है? अखिलेश पांडे, मोनी जैन, एचएम पटेल या साहिल सेठ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साहिल सेठ। ऑलराइट, हाँ। ब्रिक्स जिसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, नॉट साउथ कोरिया, राइट। ब्रिक्स से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल पूछ लूं, ओके? फिर से बुरा मत मान लेना भैया, बोलना मत कि अरे सर ये सवाल मत पूछो, आप तो सिर्फ जवाब बताते रहो, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। ब्रिक्स की कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सवाल ठीक से समझना। ब्रिक्स की बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें से एक ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्चुगीज, यानी पुर्तगाली भाषा। अब आप मुझे बताना कि पुर्तगाल तो इस लिस्ट में है ही नहीं, फिर ये पुर्तगाली भाषा इनकी ऑफिशियल भाषा कैसे बन गई? पुर्तगाल तो होना चाहिए था ना, लेकिन अगर वो नहीं है तो उनकी भाषा यहाँ क्या कर रही है? 2-3 सवालों के बाद मैं इसका जवाब बताऊंगा, तब तक आप अपने दिमाग को जरा ठोकिए ठोकिए और चेक करिए कि क्या निकलता है आगे। Question number 19. Name the person who has been appointed as the Tata AIA Life Limited as its managing director, MD and CEO. 4 ऑप्शन है, नवीन तहिलियानी, महेश के शर्मा, विभा पाडलकर एंड भार्गव दासगुप्ता। द राइट आंसर हियर इज नवीन तहिलियानी। ऑलराइट, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ए। ओके, तुरंत चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20 में, विच बैंक लॉन्च इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट, 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट? भारत का ऐसा पहला बैंक कौन सा बन गया है जिसने सेविंग अकाउंट खोलने के लिए अब एक भी पेपर यूज ना करने का प्रण ले लिया है, और जिसका दावा है कि 100% पेपरलेस डिजिटली तरीके से हम सेविंग अकाउंट खोल देते हैं लोगों का?
SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC या HDFC? द राइट आंसर इज HDFC। ओके, सयाजी गायकवाड़ जी की बैंक जो उन्होंने कई साल पहले शुरू की थी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए दो बड़े बड़े भीष्म पितामहों के नाम आपको बता दिए जाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन है हसमुख आढ़िया। हसमुख आढ़िया, ADHYA। ओके, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी MD एंड CEO ये कौन है? MD एंड CEO का नाम है संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा, ऑल राइट। काफी बड़े बदलाव किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, एक लेवल पे एक अच्छी बैंक कंसिडर की जाती है। आईडीएफसी का फुल फॉर्म मालूम है क्या? SBI और HDFC का तो मालूम होगा ही आपको। आईडीएफसी का मैं बता देता हूं, चलो। आईडीएफसी का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, याद रहेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वो भी बताना पड़ेगा, नाम में ही छुपा हुआ है, वडोदरा। राइट, हाँ। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, अमला शंकर हु पास्ड अवे बिलोंग्ड टू विच प्रोफेशन? अमला शंकर जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई, वो इनमें से कौन से प्रोफेशन से संबंधित थी? कंपोजर, सिंगर, कोरियोग्राफर या डायरेक्टर? द राइट आंसर इज कोरियोग्राफर, शी वाज अ डांसर। ओके, आपको एक बात बताऊं मजे की, अमला शंकर मैडम जब अभी इनका जुलाई मंथ में देहांत हुआ, शी वॉज 101 ईयर्स, वो 101 साल की थी। राइट, कैन यू इमेजिन कि आप और मैं 101 साल तक जिंदा रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता भाई। ओके, बट शी born in 1919 and now she died in 2020, तो पूरे 101 साल तक ये जिंदा रही। ऑल राइट, खैर एक जस्ट एक बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई सवाल आपको आएगा नहीं, लेकिन अमला शंकर जी के ऊपर ये जो सवाल है ये एग्जाम में आ सकता है। चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer and Director of Microfinance Institution Network? इनमें से कौन CEO और डायरेक्टर चुना गया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहाँ पर IMP लिख देता हूं मैं, ऐसे सवाल RRB वगैरह में पूछे जाते हैं। फारूक रोशन, हर्ष श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा या रवि भाटिया? क्या लगता है आपको? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, आलोक मिश्रा। ओके, याद रहेगा आपको। हाँ, और ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ओके, ये तो बन गए आलोक मिश्रा साहब CEO, लेकिन इसके अलावा इस इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन भी हैं। क्या पता आपको कभी इनके चेयरमैन का नाम पूछ ले। चेयरमैन साहब का नाम है मनोज नाम्बियार। मनोज नाम्बियार, राइट। और इनके अपने एक प्रेसिडेंट भी हैं, तो प्रेसिडेंट साहब का नाम है उदय कुमार। उदय कुमार, ये याद रहेगा आपको। आंसर चेक कर लें, आलोक मिश्रा। हाँ, अगर किसी ने आपको ये पूछा कि माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना एकदम 5,000 रुपए से लेकर तो 1 लाख रुपए तक की छोटी अमाउंट के लिए दिया जाने वाला लोन, इस तरह के लोन को बोला जाता है माइक्रो फाइनेंस, सो दैट लोग अपने छोटे मोटे रोजगार निर्माण कर सके और अपना गुजर बसर इन पैसों से कर सके। राइट, माइक्रो फाइनेंस भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में बहुत ज्यादा चलता है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हु विल रिसीव 2020 TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड ऑन 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? चार ऑप्शन है, ईमा वॉटसन, जेनिफर लॉरेंस, केट विंसलेट या स्कारलेट जोहानसन? क्या लगता है आपको? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, टाइटैनिक की हीरोइन जो है वो है इसका राइट आंसर। अब मूर्खों ऐसा मत बोल देना कि हमने तो टाइटैनिक देखी ही नहीं। अरे यार, टाइटैनिक नहीं देखी तो फिर जिंदगी में क्या किया यार। टाइटैनिक मूवी जो 1997 में रिलीज हुई थी, उसकी हीरोइन है केट विंसलेट, और केट विंसलेट को ये अवार्ड मिला है, ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड 45th एडिशन। केट विंसलेट जो कि 44 इयर्स की हो चुकी है और अपनी शानदार अभिनय के वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। उनका एक यादगार रोल रहा था लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ टाइटैनिक मूवी में, जिसे हम क्या कोई भी नहीं भूल सकता कभी। ऑल राइट, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बहुत शानदार फिल्में दी हैं। 2003-4 के बाद इनके करियर में और अच्छी ग्रोथ हुई, और शी इज बीन वेरी सक्सेसफुल। शी इज फ्रॉम UK, इंग्लैंड से है ये।
चलते हैं हमारे 24वें सवाल पर। द 2022 दकार सेनेगल यूथ ओलंपिक्स वाज पोस्टपोन्ड टू विच ईयर? सेनेगल जो कि एक देश है वेस्ट अफ्रीका में, वहां की कैपिटल दकार में यूथ ओलंपिक्स होने वाले थे, कोविड के वजह से कैंसिल करने पड़े। तो वो अब कब होंगे? 25 में, 24 में, 23 में या 26 में? सबसे दूर उसको उठा के फेंका सीधा 2026 में। बताओ क्या भयानक नुकसान है भैया अगर इसी तरह से खेल वेल सब बंद होते रहे। स्पॉन्सरशिप के तो पैसे पूरे के पूरे चले ही जाएंगे, और साथ ही साथ जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं उनका करियर वेस्ट होगा, वो अलग। हर हाल में कोरोना पे रोकथाम अब बहुत 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 जरूरी है, समय की मांग है। अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर। निमिट्ज इज द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट करियर ऑफ नेवी ऑफ विच कंट्री? इनमें से कौन से देश की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट करियर नेवी का नाम निमिट्ज है? चार ऑप्शन है, मालदीव्स, यूएस, सिंगापुर या श्रीलंका। द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, लेट मी चेक। यस। अब आपको जाते जाते एक बार ढंग से मैं समझा देता हूं, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि जब समय आता है आपकी ये मक्कारी और चीजों को ठीक से ना सुनना, ये आपके ऊपर बहुत महंगा पड़ सकता है। तो एज अ शुभ चिंतक मैं आपको बता रहा हूं कि बातों को ठीक से सुनने में विश्वास रखिए। इधर है अरब सागर भारत में, इधर है हिंद महासागर, और नीचे है और इधर है बंगाल की खाड़ी, ये आपको पता है। समुद्र की रक्षा करने के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट करियर होते हैं बहुत बड़े बड़े। इसके नाम में एयरक्राफ्ट लगा है, लेकिन ये एयरफोर्स वालों का नहीं, ये नेवी का होता है। ये देखो, ये इस तरह का कुछ तो भी स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसी बहुत बड़ी मतलब समुद्री जहाज जैसा रहेगा, और इसके ऊपर बहुत बड़ा रनवे भी रहेगा जिसके ऊपर खूब सारे फाइटर प्लेन खड़े रहेंगे। बम्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, सब कुछ, ग्रेनेड, तोप, गोले बारूद से लेकर हर चीज यहाँ पर भरी हुई रहेगी। इनको समुद्र की रानियां बोलते हैं। ये हजारों हजारों किलोमीटर तक तटीय रक्षा करते हैं। और भारत क्योंकि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, हमें मिनिमम ऐसे तीन चाहिए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल एक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारे दो बहुत जल्द बन के तैयार हो रहे हैं। 2022 तक आ जाएगा आईएनएस विक्रमादित्य, और 2026 जो कि पोस्टपोन होते होते शायद 2028 तक आ जाए, आईएनएस विशाल, और उससे हम ये अपनी समुद्र तटीय सुरक्षा करेंगे। अब ऐसे ही बड़े बड़े एयरक्राफ्ट करियर अमेरिका के पास भी हैं। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट करियर किसके पास है? अमेरिका के पास। हमारे पास ऐसा फिलहाल एक है, और ये एक पड़ता है करीबन $12 बिलियन का, यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो 90,000 करोड़ रुपए का ये एक पड़ता है। और ऐसे अमेरिका के पास कम से कम 12 होंगे। कैन यू इमेजिन? इसीलिए दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी अमेरिका की मानी जाती है। ओके, उनके पास ऐसा ही एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जो उन्होंने ईरान के साथ युद्ध करते समय आगे सरका दिया था। और निमिट्ज जो है ये लार्जेस्ट था, लेकिन निमिट्ज 2017 तक सबसे बड़ा था। लेकिन 2017 में अमेरिका ने उससे भी बड़ा एक एयरक्राफ्ट करियर लॉन्च किया है जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, और ब्रैकेट में CVN-78। पूरा नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, यूएसएस गेराल्ड R4 CVN-78। ये 2016 में लॉन्च हुआ, और ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर बन चुका है, अमेरिका के पास है। ऑल राइट, सारी जानकारी समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ आप समझ पाए होंगे, बटोर पाए होंगे। सेशन का असली मतलब तभी है जब आप सेशन को पूरा देखें और हर बात को नोट करते चले। आधे अधूरे सेशन से ज्ञान भी आधा अधूरा ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजों के साथ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन द सेशन। कमेंट थ्रेड में अपने विचार और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है हमें, और जितने सवाल हम पूछते हैं उसके जवाब भी आप कमेंट थ्रेड में देते चलिए। ऑल राइट, ये है हमारी लिंक, और यहाँ से आज के सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द ज्ञानबाजी आपके लिए ढेर सारी अलग अलग सर्विसेज लेकर आ रहा है। तब तक ज्ञानबाजी के साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पे हमें फॉलो करिए। आप चाहें तो हमारे फेसबुक पेज निखिल @ ज्ञानबाजी को भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे
हमारे एसएससी रेलवे के भाइयों के लिए हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, उनके लिए रोज के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, इसलिए हमारी इंस्टा आईडी डेली जीके अंडरस्कोर ज्ञानबाजी, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ऑलरेडी इसमें 1540 लोग एक्टिव हैं और इसमें एसोसिएटेड हैं। आप आज ही हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो करिए। ऑलराइट, जाते जाते आपके लिए शानदार म्यूजिक, एंड थैंक यू, टाटा, गुड बाय, एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।